कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली की आवाज के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे बल्लू के साथ रहता था। राजू एक गरीब मजदूर था जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ धनीराम के एक छोटे से खपरैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या। खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हां, क्या तुमने सुना? बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और न ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, लकड़ियाँ भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा और बच्चा भी सुबह से भूखा बैठा है। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। ना कोई उधार देने को तैयार है, ना कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही राजू तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। है, अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं राजू, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर राजू जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहां वो रुका था वहीं पर दो लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई राकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल सूरज भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। सही कह रहे हो राकेश। इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे
वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो और बरसात होने वाली है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा, फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा राजू ये सब बात सुनकर उनसे कहता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो राजू भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। राजू चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन? अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है, और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है, कोने कोने से पानी टपक रहा है, अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हां मीरा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो, और ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ धनीराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्का नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मीरा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं। आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी, और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती है जैसे बादल फट पड़े हो। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हां मीरा, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मीरा, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं, हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है, सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, मीरा की ऐसी बातें सुनकर राजू भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर राजू मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे राजू, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हां मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है।
घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। देख राजू, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका हूं और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं। इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है। बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ राजू मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पर सेठ धनीराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो मीरा, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। राजू बाहर गया है, वो किसी से मदद लेने गया है, बस लौटने ही वाला होगा। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मीरा, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूं। अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो मीरा, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोच कर बोल रहा हूं। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं मीरा, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, धनीराम सेठ मीरा अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद राजू अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ मीरा? तुम इतनी तेज बारिश में यहां क्या कर रहे हो? सेठ धनीराम आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी? हमारे तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। राजू और मीरा भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में राजू और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे राजू, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी की आवाज सुनकर राजू उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है। घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है राजू। मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था, उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है।
हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं राजू, ये कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। राजू और मीरा ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब राजू और मीरा उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर मीरा बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। कुछ दिन बीते। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए राजू से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूं। हाँ भाग्यवान, कहो। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है, गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे। वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो मीरा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन राजू दोपहर में सेठ जी के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। राजू, यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए, ये लो, ये 5,000 रुपए दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। आंखों में आंसू लिए, सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन राजू ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। मीरा ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वो कहानी याद थी जब राजू और मीरा बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे राजू, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है। और मीरा भाभी के गरम गरम पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। राजू सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और मीरा पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में राजू ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया।
आज वही राजू, जो एक वक्त अपने बच्चे को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकौड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। एक दिन राजू से। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो मीरा। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी। ये कहानी आशापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। आशापुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे, जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, रामू बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी, जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है, उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूं। फिर रामू अपनी कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर रामू अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी गौरी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। गौरी की आवाज सुनकर रामू को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब गौरी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूं। रामू गौरी के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूं जो इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। रामू को इतने परेशान देखकर गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस, किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ गौरी, पर ये कल कब आएगा, कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूं कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने मजा आता है। आप निराश मत होइए। देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं गौरी, ये समय कब आता है। रामू को खाना खिलाकर गौरी वहां से चली जाती है और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। रामू अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां बगल वाले खेत का मालिक हरि आता है। रामू को काम करता देख हरि उसे आवाज लगाता है। और रामू भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी जल्दी कैसी हरी भाई, दोपहर हो चुकी है। तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है रामू भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे रामू भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं।
भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं। यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहां भी हुआ होगा। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूं कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। रामू भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रामू हरि का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद हरि के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरी भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरी भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूं। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूं। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूं। फिर दोनों जान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। रामू ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। रामू अपने खेत का काम करके हरि के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हरि को काम करता देख मन ही मन सोचता है। हरी भाई की मदद कर देता हूं ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। हरी भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूं ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, रामू भी हरि के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। रामू के मदद करने की वजह से हरि के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद रामू भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई? आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों जान वहां से हरि के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों हरि के घर के पास पहुंच जाते हैं, पर घर में जाने से पहले हरि रामू को बाहर ही रोक लेता है। रामू भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरि की ये बात सुनकर रामू थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना हरी भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वो घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे रामू भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। रामू थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर फिर भी वो हरि के साथ उसके घर में जाता है। रामू हरि की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु हरि के घर के अंदर का साजो सामान देखकर रामू की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान! हरी भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हरि की बातें सुनकर रामू की बेचैनी बढ़ने लगती है। हरी भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूं। ठीक है भाई, तुम यही रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। हरि वहां से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और रामू उसका वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में हरि अपने साथ एक गोनी लेकर आता है। हरी भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस गोनी में? हरि उसे वो खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई ये क्या? ये तो चावल है। रामू भाई, ये कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं, ये मैंने चीन से मंगाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए? और ये चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? भाई मैंने जैसे कहा था, ये कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो, सब इसके बदौलत ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, ये कोई जादुई चावल है क्या? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, बची खुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रामू को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। हरी भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग है थोड़े। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। यानी ये चावल नकली है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये नकली चावल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई पर ये तो गलत है, ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या,
हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा। हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रामू भाई, एक बार फिर से सोच लो। ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपने फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का ये संभाल लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। रामू हरि के घर से निकल जाता है। रामू फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रामू परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं? अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? रामू परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहां पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और रामू को इतने परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? रामू बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की ये बात सुनकर रामू सोचने लगता है। इतना तो परेशान हूं और अब कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूं, शायद वो कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा। मैं मेरी किस्मत से परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूं जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूं। पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरे पुश्ते किसानी ही करते आ रही है, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोचकर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो, उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना? तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचे तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता। मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? बाबा की ये बात सुन रामू सोचता है। अब क्या करूं? बाबा को हरी भाई वाली बात बता दूं? किस तरह वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बता देता हूं, पर हरी भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना तो। बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरे तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती थी, तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? बाबा, उन्होंने चीन से चावल मंगा लिया है और वो उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ, तो बेटा इसमें क्या गलत है? तुम भी चीन से मंगा लो और उनके ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं। वो चावल जो चीन से मंगाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है। रामू की ये बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया गया है, यानी वो नकली चावल है? हाँ बाबा, वो चावल नकली होते हैं, और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना।
क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने। तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। बाबा, अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधारूं? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा बाबा। बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना, तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाके ये चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछकर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूं। फिर क्या था, रामू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी को आवाज लगाकर बुलाता है। गौरी, मैं खेत से आ गया हूं, जरा यहां आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामू की आवाज सुन गौरी वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? गौरी, तुम तो जानती हो, हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? हाँ गौरी, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहां मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा। तो मैंने सारी बात बता दी, पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था, कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वो तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वो मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक ही समझ लो, पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है, मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनो। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वो चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ गौरी, वो चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रामू की ये बात सुनकर गौरी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल नकली चावल? हाँ गौरी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है और वो काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी ये गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूं, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो जाता है। वाह गौरी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। रामू जब वहां पहुंचता है तो बाबा वहां नहीं होते हैं और बाबा को वहां नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहां नहीं है? अब क्या, कहां से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहां से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है
मैं कोई मायावी नहीं हूं। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा। पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है, उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सकें। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना। फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ। रामू फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। रामू सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो, अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर गौरी की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह रामू और गौरी के नेक दिले ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा।